गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस देख रहे थे, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक से। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक से। अब न्यूमेरिकल पार्ट जो वहाँ पे न्यूमेरिक कैथोड और एनोड पे डिपॉजिट होता था, जिससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होता था, तो उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके लिए मेरे पास दो लॉ है, एक फैराडे का फर्स्ट लॉ और एक फैराडे का ही सेकेंड लॉ है। थोड़ा सा देखते हैं ये लॉ कैसे आता है और ये कैसे काम करता है। जैसे देखो, अगर कोई सेल है तो वहां पे क्या देखे थे, एक एनोड है और एक क्या है, कैथोड है। एनोड और कैथोड से होता क्या है, अब देखो, एक का तो वेट घटने वाला है और दूसरे का वेट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जो करंट हम पास करवाते हैं, जितना टाइम के लिए करंट पास करवाते हैं, अगर हम ज्यादा टाइम करंट पास करवाए तो ये वेट यहाँ से ज्यादा घटेगा और इस पे क्या होगा, ज्यादा डिपॉजिट होगा। अगर थोड़ा कम टाइम के लिए ये करंट पास करवाए तो इसका वेट कम घटेगा और इस पे कम डिपॉजिट होगा। मतलब कैथोड या एनोड के प्लेट पे यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा होगा, हो सकता है यहाँ भी कुछ क्या हो रहा, लिबरेट हो रहा हो, बाहर निकल रहा हो। जब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़ेंगे तो दो चीज होता है वहाँ, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग और एक इलेक्ट्रो प्लेटिंग होता है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में बेसिकली करते क्या है कि एक इम्प्योर कॉपर, जैसे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कॉपर का करवाना हो, कॉपर का, ये थोड़ा मेटलर्जी में हम जाएंगे तो मेटलर्जी में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कॉपर को रिफाइनिंग करवाना तो एक कॉपर का क्या लेंगे, एनोड बनाएंगे और एक कॉपर का कैथोड बनाएंगे। जो इम्प्योर कॉपर होगा और एक इम्प्योर कॉपर लेंगे और एक क्या लेंगे, प्योर कॉपर। तो इम्प्योर कॉपर से क्या होगा, ये टूटना स्टार्ट होगा और किसके रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगा, प्योर कॉपर वाले रॉड पे डिपॉजिट हो जाएगा। इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, जब हम करंट पास करवा रहे हैं तो एक से टूट रहा है और दूसरे पे डिपॉजिट हो रहा है। तो मतलब करंट पास करवाते हैं तो दो प्रोसेस, मतलब कैथोड और एनोड पे, कैथोड एनोड पे या तो कोई सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या फिर कुछ लिबरेट भी हो सकता है, जैसे गैस लिबरेट हो रहा हो, तो ऐसा होगा। तो ये किसके वेट जो डिपॉजिट हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वेट जो डिपॉजिट हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि जितना टाइम तक, मतलब एक तो हम टाइम का बात कर रहे हैं और एक किसका बात कर रहे हैं, करंट, मतलब आई का भी बात कर रहे हैं और किसका बात कर रहे हैं, टी का भी बात कर रहे हैं। और जब आई और टी को मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है, क्यू। मतलब हम डायरेक्टली वेट किसके प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं, चार्ज के प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ अगर सिंपली समझना हो, सिंपली है कि वेट डिपॉजिट या कोई गैस लिबरेट किसी भी प्लेट पे एनोड या कैथोड पे हो रहा हो तो वो किसके वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के। चार्ज किसके प्रोपोर्शनल है, करंट और टाइम के। जितना टाइम तक हम यहाँ पे करंट पास करवाए हैं और जितना करंट पास करवाए हैं उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेट आने वाला है। तो थोड़ा थ्योरी के फॉर्म में यह भी बात लिखा हुआ है जो एक बार हम पढ़ देते हैं। The weight of any substance produced at cathode and anode, cathode और anode के ऊपर जो प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस पता है करंट का पास करवाते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास इनटू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज लिखा हुआ है। और चार्ज किसके किसके था, आई और टी के। पहले एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं, वेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जो मिल रहा था। वेट बोले थे कि जो भी यहाँ डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, वेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो करंट हम पास करवाए थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम। तो हम W इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I इंटू क्या लिख दिए, T, करंट और टाइम। और करंट और टाइम मिलके क्या बन जाता है, चार्ज। तो चार्ज यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू टी। अब देखो, अगर W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I इंटू टी है तो W को हम I इंटू टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यों, मतलब वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके हो गया, चार्ज के।
तो ये मिल गया कि वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, चार्ज, और चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट और टाइम के। अब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के साथ ही कौन सा साइन आएगा, इक्वल टू का साइन, तो इक्वल टू का साइन लगा दिए। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट टर्म आता है, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कौन सा लिखे हैं, जेड। ये जेड कौन सा कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, जो यहाँ पे हम डिफाइन किए हैं। अब देखो जेड इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वेट बाई चार्ज, वेट बाई चार्ज। अब यहाँ पे जेड को हमको फाइंड करना हो, ये जेड को फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ये टर्म जो नीचे चार्ज है इसको किसी तरह 1 के बराबर कर दे तो जेड किसके इक्वल हो जाएगा, वेट के इक्वल होगा। तो हम इस चार्ज को ही क्या करना चाहते हैं, 1 करना चाहते हैं। तो चार्ज को कितना कूलम हम मान लिए हैं, 1 कूलम, हम कितना 1 कूलम चार्ज पास करवा रहे हैं। अगर ये 1 कूलम हो गया तो जेड डायरेक्ट इक्वल टू कितना होगा, W वेट के बराबर हो जाएगा। अब देखो चार्ज को कितना कूलम, 1 कूलम, 1 कूलम तभी होगा, देखो यहाँ था क्या, Q इक्वल टू I क्रॉस क्या था, T। चार्ज को हम 1 कूलम मान लीजिए, 1 कूलम तो तभी आएगा जब I भी कितना हो, करंट 1 एम्पियर पास हो और टाइम कितना हो, 1 सेकेंड। तो जब हम 1 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं और टाइम 1 सेकेंड रखे तो चार्ज कितना हो गया, 1 कूलम आ जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम वापस वैल्यू डालेंगे, W इक्वल टू जेड, Q किससे मिलकर बना था, I क्रॉस T से, तो I की जगह 1 एम्पियर और T की जगह 1 एम्पियर, ये हो गया, और W इक्वल टू क्या आ गया, जेड। यहाँ से हम अब डिफाइन कर सकते हैं जेड को डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, डिफाइन जेड। अगर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है डिफाइन जेड तो काफी कंफ्यूजन होता है और फिर याद नहीं रहता है कि ये कहाँ पे पढ़ा हुआ था डिफाइन जेड। लेकिन अगर ये नाम लेके पूछता है तो थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि अच्छा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा हुआ था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो वो किसी भी तरह से पूछ सकता है, डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी पूछ सकता है या डिफाइन जेड भी पूछ सकता है। अधिकतर बार तो देखा गया है वो डिफाइन जेड ही पूछा है। तो डिफाइन जेड अगर पूछे तो हम जेड को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो जेड को डिफाइन करने के लिए कुछ नहीं, बस ये याद रखना कि जेड कब डिफाइन हो रहा है, जेड डिफाइन ही किस कंडीशन पे हुआ, जब करंट कितना एम्पियर, 1 एम्पियर, और टाइम कितना सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। तो जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास करवा रहा है तो जो भी डिपॉजिट हो रहा है सब्सटेंस या लिबरेट हो रहा है वही क्या है, जेड है, वही क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। तो नीचे वो लिखा हुआ वही है, एक बार पढ़ देते हैं जो नीचे लिखा हुआ है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज दैट फेट ऑफ सब्सटेंस which is deposited or liberated by passing 1 ampere of current for 1 second। वही जो बोले कि जेड क्या है, जेड डिफाइन करने के लिए हम 1 एम्पियर और 1 सेकेंड में जो 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पास करवाना है, तो जो डिपॉजिट हुआ है सब्सटेंस या लिबरेट हुआ है वही क्या है, जेड है। अब देखो इसका ऐसा यूनिट में लिख लेते हैं क्योंकि ये चैप्टर से ऐसा यूनिट भी पूछा जाता है, ये एग्जैक्टली पूरा केमिस्ट्री भी नहीं है, पूरा फिजिक्स भी नहीं है। तो यहाँ से यूनिट पूछा जाए तो जेड का यूनिट, ऊपर तो वेट है तो वेट के लिए क्या लिख दिए, ग्राम, नीचे क्यू था और क्यू बना किससे था, आई टी से, तो आई एम्पियर और टी का सेकंड। अब ये तो हो गया, हम ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वेट को क्या लिख दिए, ग्राम, और यहाँ क्या है, चार्ज, चार्ज को डायरेक्ट क्या लिख दिए, कूलम। तो ये दोनों में से कोई भी हम इसका असाइनमेंट लिख सकते हैं। अब वेट ही फाइंड करना होता है, जब फैराडे का फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट लॉ था तो हम फाइंड क्या कर रहे थे, वेट। अधिकतर क्वेश्चन में वेट ही फाइंड करना होता है। तो वेट फाइंड करने के लिए मेरे पास तो फॉर्मूला है, वेट इक्वल टू जेड इंटू क्यू, और क्यू की जगह क्या, आई टी। पर ये जेड को फाइंड करना होगा, तो जेड कैसे फाइंड करेंगे,
जेड फाइंड करने का तरीका क्या है। जैसे सिल्वर +1 था और कहाँ जा रहा है 0 में, डिटर्मिनेशन ऑफ जेड +1 से 0 में गया, मतलब ये फ्री स्टेट में 0। अब कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। यहाँ पे देखना जो इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है ये इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब कितना है 1। तो आगे वाला कोएफिशिएंट ये मोल बता रहा है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए ये कितना मोल Ag का फॉर्मेशन हो रहा है, 1 मोल, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो मानेंगे 1। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल Ag का फॉर्मेशन करवा रहा है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, ये पहले भी जब हम नॉस्ट इक्वेशन सॉल्व किए थे तब बताए थे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 96500 कूलम, और यही किसके बराबर होता है 1 फैराडे के बराबर। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ये पक्का ही आता है कि 1 फैराडे किसके बराबर होता है। तो ये बात को हमेशा याद रखना, 1 फैराडे 96500 कूलम के बराबर होता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में चार्ज से कितना 1 मोल Ag का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 1 मोल में कितना चार्ज होता है 96500 कूलम। ये अगर फैराडे में लिखना चाहे तो कितना होगा 1 फैराडे, और ये 1 मोल Ag कितना होगा, कितना ग्राम 108 ग्राम। ये एटॉमिक मास ही लिखा हुआ है, लेकिन हम Z इतना कूलम के लिए तो डिफाइन नहीं किए थे, ये 96500 कूलम के लिए डिफाइन नहीं किए थे। Z हम कितना कूलम के लिए 1 कूलम के लिए डिफाइन किए थे, तो हम 1 कूलम मिला के फाइंड करेंगे। तो अगर 1 कूलम का फाइंड करें तो ये यही रह जाएगा और ये कहाँ जाएगा नीचे, तो ये 108 ऊपर है और ये नीचे गया 96500, और इनटू मल्टीप्लाई किए 1 से। ये 1 क्या है n फैक्टर। n फैक्टर क्या होता है, सिंपली अगर एटम है तो उसका वैलेंसी ही n फैक्टर होता है, अगर कोई चार्ज है तो उसके चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं n फैक्टर। ये 11th में जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाए थे तो n फैक्टर काफी सारा निकालने के लिए सिखाए थे, याद होगा। और नहीं भी याद है तो देखो यहाँ पे समझ लो n फैक्टर क्या है। यहाँ पे +1 और यहाँ पे 0, +1 से 0 में जा रहा है, मतलब ये कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, इसलिए जितना इलेक्ट्रॉन का चेंज वही उसका क्या है n फैक्टर, तो इनटू n फैक्टर 1 से मल्टीप्लाई किए। सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड में क्या है, अगर पूछे कि Ag ये रिडक्शन हो रहा है क्योंकि घट रहा है नंबर, तो घट रहा है तो रिडक्शन, तो Ag प्लस से Ag रिड्यूस करने में कितना फैराडे कितना कूलम चार्ज का जरूरत पड़ा, तो हम सिंपली आंसर बोल सकते हैं कि 1 फैराडे अगर चाहिए, अगर 1 फैराडे मिल जाए तो Ag प्लस से कहाँ चल जाएगा Ag में चला जाएगा। तो वो किसी टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत बार देखा गया है कि बिहार बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछा गया है कि कितना फैराडे चाहिए Ag प्लस Ag में चला जाएगा, तो सिंपली हम क्या बता देंगे 1 फैराडे चाहिए, क्योंकि 96500 कूलम से ही Ag प्लस कहाँ चल रहा है Ag में चला जा रहा है। सेकंड उसी टाइप से सॉल्व करते हैं। देखो कॉपर +2 कहाँ जा रहा है 0 में, कॉपर +2 0 में कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज है 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। तो अब कितना मोल हो गया 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कॉपर कितना मोल बन रहा है 1 मोल, कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 मोल, तो 2 मोल 1 मोल में कितना होता था 96, तो 96 96500 इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दिए 2 से, और कॉपर का मास 63.5, लेकिन हमको इतना भी नहीं चाहिए, चाहिए कितना चाहिए 1 कूलम के लिए। तो जब 1 कूलम के लिए करेंगे तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा नीचे, ये वैल्यू ऊपर ही रहेगा और ये वैल्यू नीचे चला जाएगा। देखो एग्जैक्टली जो ये 2 आया है यही क्या है n फैक्टर, यहाँ पे n फैक्टर, तो यहाँ भी पता चल गया n फैक्टर। देखो ये 0 में और ये कहाँ था +2 में, कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज है 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, मतलब यहाँ पे n फैक्टर कितना है 2। आई होप कि n फैक्टर अब पता चल गया होगा, चलो अभी भी नहीं पता चल रहा होगा तो 1-2 और देख लेते हैं। जैसे Al3+ और ये जा रहा है, अब देखो +3 से कहाँ चला गया 0, कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आया 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें जब n फैक्टर फाइंड करते तो n फैक्टर कितना होने वाला था 3। और अगर पूछा जाता है इस टाइप से क्वेश्चन कि Al3+ को रिड्यूस करना है Al में, तो कितना मोल कितना फैराडे हमको चार्ज चाहिए, तो हम सिंपली आंसर क्या बोल सकते थे, रिड्यूस करना है तो कितना फैराडे
3 इलेक्ट्रॉन, एक के लिए 1 फैराडे, 2 के लिए 2, तो 3 के लिए 3 फैराडे, इसका n फैक्टर पता चल गया। दूसरा देखो, जैसे MnO4 माइनस चेंज हो रहा है Mn+2 में मान लेते हैं, तो देखो Mn+2 में गया, यहाँ भी किसका फाइंड करेंगे, Mn का फाइंड करने के लिए x ऑक्सीजन का कितना -2 × 4, और ये माइनस जो है वो कहाँ जाएगा, इक्वल टू के इधर, तो x - 8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 और ये प्लस, तो x इक्वल टू कितना मिला, प्लस, मतलब Mn का है +7 और +7 से कहाँ गया +2, तो कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है 5, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 5। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा n फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, या अगर अभी भी नहीं पता चले तो थोड़ा पीछे जाना है 11th के चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन में, वहां पे पढ़ाया हुआ है n फैक्टर। अब देखो सिंपली हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू z, ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ भी देखे एटॉमिक मास, यहाँ भी देखे एटॉमिक मास, तो ऊपर डायरेक्टली हम लिख दिए एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास भी लिख लेते हैं, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। नीचे देखो 96500 96500 96500 लिख दिए, और हर जगह क्या रहता है, ये n फैक्टर ले लेते हैं, n फैक्टर, तो यहाँ भी क्या दिया है n फैक्टर, तो z इक्वल टू एटॉमिक मास 96500 और n फैक्टर। जब हम 11th में पढ़े थे तो वहां पे एक फॉर्मूला लिखे थे इक्विवेलेंट वेट का, इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो एटॉमिक मास बाय क्या लिखते हैं n फैक्टर, अगर एटॉमिक मास बटा n फैक्टर करे तो उससे क्या मिलता है हमको, इक्विवेलेंट वेट मिलता है, तो इक्विवेलेंट वेट का यहीं से फॉर्मूला लिख दिए। अब देखो वेट फाइंड करना था, वेट W फाइंड करना था, Z निकालना सीख ही चुके, Z कैसे निकालते हैं, Z निकालने के लिए एटॉमिक मास 9650 n फैक्टर, ये Z लिख दिए, और बचा क्या था Q, Q के जगह क्या लिखे I × T। अब एक तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, W वेट, ये एटॉमिक मास बाय n फैक्टर को, एटॉमिक मास बाय n फैक्टर को डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट वेट, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट, ऊपर अभी बचा I और T, ये n फैक्टर तो उसी के साथ लिखा गया, तो बचा क्या 96500, तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। या देखो ये W और ये वाला को हम कहाँ लाए, एटॉमिक मास को नीचे, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर, गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास जो पढ़ते थे, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, ये तो क्या हो जाता है मोल, तो ये मोल हो गया, और ये क्या बच गया, जो बच गया लिख दिए। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी टाइप से, मतलब यहाँ मोल के फॉर्म में या वेट के फॉर्म में हम यहाँ पे फैराडे का फर्स्ट लॉ यूज करते हुए फाइंड आउट कर सकते हैं, जो भी पूछा जाए। यहाँ देखो एक चीज और याद रखना, ये मोल ऊपर है और n फैक्टर कहाँ है नीचे, तो मोल और n फैक्टर में अगर रिलेशन पूछा जाए तो दोनों कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n फैक्टर है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके आंसर बताना। क्वेश्चन में देखो क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 इज electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at cathode? एटॉमिक मास ऑफ कॉपर दिया हुआ है, तो पहले बता रहे हैं वेट फाइंड करना है, वेट फाइंड करना है, फॉर्मूला यूज करो, ये CuSO4 से डरना मत, CuSO4 से हमको, ये SO4 से कोई मतलब नहीं है हमको, तो किससे मतलब है Cu के ऊपर कितना चार्ज होगा, +2 चार्ज होगा, क्योंकि सल्फेट पे -2 तो Cu पे +2। डिपॉजिटेड कहाँ हो रहा है, कैथोड पे, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, कैथोड पे ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, अगर याद है तो यहाँ पे रिएक्शन लिखो, ये जिस टाइप से यहाँ लिखे थे वही वाला रिएक्शन है। याद अब तक हो गया होगा कि एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, तो यहाँ पे रिडक्शन वाला रिएक्शन लिखो, और यहाँ मास वगैरह तो दिया हुआ एटॉमिक मास, तो हमको वेट फाइंड करके आंसर बताओ। हाँ, ये टाइम जो मिनट में उसको किसमें चेंज कर लेना, सेकंड में, क्योंकि ये सेकंड के नहीं था।